हेलो एवरीवन, मैं राधे श्याम सर फिर एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल EMS कैंपस में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग सभी लोग सकुशल होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो अभी तक हम आशा करते हैं कि आप लोग को पिछले वीडियो अच्छे लगे होंगे और आप लोग सकुशल नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा आज या कल में, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नोट्स का नोट्स है वो PDF फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं और उसके बाद आगे क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के सीरीज में हम लोग डेंसिटी का एनालिसिस किए, वेट डेंसिटी का एनालिसिस किए, स्पेसिफिक वॉल्यूम का एनालिसिस किए, रिलेटिव डेंसिटी का एनालिसिस किए, फिर उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन, कोहेशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है, इन सारे प्रॉपर्टी का हम लोग एनालिसिस किए। तो इसी कड़ी में कुछ प्रॉपर्टियां और बची हुई हैं जिनका एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक है, जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। और जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा हम आपको 2 लेक्चर ऑब्जेक्टिव बेसिस या सब्जेक्टिव बेसिस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर समाप्त होंगे उसको मैं लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, जो है क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो अगली प्रॉपर्टी है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केशिकात्व। तो ध्यान से समझिए केशिकात्व होता क्या है, कैपिलरिटी किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। आप लोग कहते हैं कि जब किसी केश नली को, अब कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, केश नली क्या होता है, ये देखिए। जैसे केश नली का एक कंडीशन होता है, ये बहुत ही पतली नली होती है जिसका डाया लगभग 2 mm, 1 mm या उससे भी कम होता है, ठीक है। तो जो दोनों सिरों पर ओपन हो इसको बोलते हैं केश नली। तो जब किसी केश नली को किसी लिक्विड में वर्टिकली हेल्ड करते हैं, यानी वर्टिकली उसमें रखते हैं, ठीक है। जैसे मान सपोज करिए ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड हम लोग ऐसे लिए हुए हैं और जब इस कैपिलरी ट्यूब को, ये है हमारा कैपिलरी ट्यूब, जब हम कैपिलरी ट्यूब को इसको वर्टिकली इसमें ऐसे हेल्ड करते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड, उसकी जो सरफेस होती है ये बाहर वाले लिक्विड के सरफेस की अपेक्षा या तो ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है। बात समझिएगा ध्यान से। फिर क्या कर रहे हैं कि जब किसी केश नली को किसी लिक्विड में वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो इस केश नली के अंदर वाटर का जो लेवल होता है वो बाहर की अपेक्षा या तो ऊपर आ जाएगा या तो नीचे आ जाता है। इस फिनोमिना को हम लोग केशिकात्व कहते हैं। समझ में आया? या एक बार मैं फिर बताता हूं कि जब किसी केश नली को किसी लिक्विड में वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो उस केश नली के अंदर का जो वाटर लेवल होता है वो बाहर वाले वाटर लेवल की अपेक्षा या तो ऊपर आ जाता है या तो नीचे आ जाता है। दोनों फिनोमिना होती है। अब किस में ऊपर जाता है किस में नीचे आता है ये बारी बारी से अभी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल अभी परिभाषा की बात आएगी तो हम बोल रहे हैं, डिफिनीशन लिख लीजिएगा क्या, कि जब किसी केश नली को किसी वाटर में या किसी भी लिक्विड में हम वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो उस केश नली के अंदर का जो वाटर सरफेस होता है या लिक्विड का सरफेस होता है ये बाहर के रिस्पेक्ट में या तो ऊपर आ जाएगा या तो नीचे आ जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखिए इसकी डिफिनीशन हम लिख देते हैं, आपको समझ लीजिएगा। जब किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में वर्टिकली
वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर के लिक्विड का सरफेस या पूरा लिक्विड बाहर स्थित लिक्विड के सरफेस की अपेक्षा ऊपर चला जाता है या नीचे आ जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसी फिनोमिना को, इसी घटना को, इसी फिनोमिना को कैपिलरिटी कहते हैं। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर डिफिनीशन भी बताते चलिएगा, इसलिए हम आपको डिफिनीशन में लिखते चलना है। फिलहाल नोट्स हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो क्या परिभाषा आप याद रखेंगे कि जब किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो लिक्विड का सरफेस होगा वो बाहर स्थित लिक्विड के सरफेस की अपेक्षा या तो ऊपर चला जाता है या क्या नीचे आ जाता है। इसी फिनोमिना को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। तो आई होप कैपिलरिटी की डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या ऑब्जेक्टिव बनता है इसको ध्यान दीजिएगा। एक एक टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कैपिलरी से संबंधित क्लियर करेंगे। हम स्टार बना रहे हैं और बता रहे हैं, आप लोग स्टार करके लिखते चलिएगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो कैपिलरिटी की फिनोमिना होती है या कैपिलरिटी की जो प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड में किसके कारण पाई जाती है। तो आप दो जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला आप याद रखिएगा कि किसी लिक्विड में, ये हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, किसी लिक्विड में कैपिलरिटी की जो फिनोमिना होती है ये ड्यू टू सरफेस टेंशन, अर्थात सरफेस टेंशन के कारण पाया जाता है, जिसको अभी हम जो है एकदम क्लियर कर करके इसका एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि कैसे सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरिटी पाया जा रहा है। तो आप लिख लीजिएगा कि कैपिलरिटी की जो फिनोमिना होती है किसी लिक्विड में ये ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है, अर्थात सरफेस टेंशन है तो उस लिक्विड में कैपिलरिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। लेकिन इसी को कहीं एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है कोहेजन और एडेशन के फॉर्म में, उसके बारे में भी देख लीजिए। जैसे पूछा था कि सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है ये किसकी वजह से होती है, कोहेशन, एडेशन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सेम यही क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कैपिलरिटी में कैपिलरिटी का जो इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है, कोहेशन के कारण, एडेशन के कारण, दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कैपिलरिटी की फिनोमिना होती है इसमें कोहेशन, एडेशन दोनों का प्रभाव होता है, अर्थात कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाए तो कैपिलरिटी के केस में तो न तो आप कोहेशन को अकेले टिक करिएगा न तो एडेशन को। ये बात याद रखिएगा, कैपिलरिटी की जो फिनोमिना होती है वो कोहेशन, एडेशन दोनों के कारण होती है। तो आई होप दो ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, पहला अलग से कि कैपिलरिटी की फिनोमिना सरफेस टेंशन के कारण होती है और दूसरा लिख लीजिएगा कैपिलरिटी की फिनोमिना एडेशन और कोहेशन दोनों के कारण होती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग आएगा और दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि आपको बताया है कोहेशन एडेशन दोनों है तो कोहेशन की वजह से सरफेस टेंशन तो होता ही होता है, तो ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो आई होप आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, किसके कब कब ये नीचे आता है कब ऊपर जाता है, इसके बारे में भी दो बातें हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ स्टार बनाइएगा और फिर आपको ये मैं बताया था, फिर एक लिख लीजिएगा। जैसे आपको बताया थे एंगल ऑफ कांटेक्ट या इसी को बोलते हैं टेंजेंट एंगल, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, अर्थात जिस लिक्विड और ग्लास के लिए आपका टेंजेंट एंगल का मान 90 डिग्री से कम होता है, आपको बताए थे उस दशा में या उस लिक्विड में एडहेसिव का प्रॉपर्टी वो अधिक होता है ड्यू टू कोहेसिव या एडेशन लिख लीजिए,
एडेशन इज ग्रेटर देन क्या होता है, कोहेशन। और आपको मैं बताया था जब एडेशन कोहेशन से ज़्यादा होता है तो वो लिक्विड उसको वेट करता है, अर्थात भिगोता है, अर्थात यहाँ पर वो भिगोएगा, अर्थात सरफेस क्या बनता है उसका, कॉनकेव, याद रखिएगा। और जहाँ कहीं कॉनकेव होगा तो जब कैपिलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैपिलरी राइज होता है। अब कैसे राइज होता है इसको आगे हम क्लियर करके अभी बता रहे हैं, फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव आप लिख लीजिएगा कि जिस लिक्विड के लिए थीटा 90 डिग्री से कम होगा उन सब में एडेशन का मान कोहेशन से ज़्यादा होता है, और जब एडेशन का मान कोहेशन से ज़्यादा होगा तो उसको उस पर चिपक जाएगा, और उसके लिए जो कैपिलरी ट्यूब में जो सरफेस बनेगा वो कॉनकेव बनता है, अवतल बनता है, और उसमें कैसी फिनोमिना मिलती है, कैपिलरी राइज। अब कहेंगे कैपिलरी राइज क्या है, तो अभी हम बताए हैं कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर का सरफेस ऊपर चला जाता है या नीचे चला आता है, तो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाने की जो घटना होती है वो कैपिलरी राइज के नाम से जानी जाती है। तो आई होप कैपिलरी राइज समझ में आया। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो आपको बताए थे एडेशन कम होता है, लेस देन किसके रिस्पेक्ट में, कोहेशन के रिस्पेक्ट में। और जब कोहेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो ऊपरी सरफेस बनता है वो बनता है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बनेगा। और जब कॉन्वेक्स बनेगा तो उस दशा में आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या होता है बेटा, कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन, या इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन। तो दो चीज समझ में आया, पहला कैपिलरी की डिफिनीशन, दूसरा किसमें कैपिलरी राइज क्या होता है, कैपिलरी फॉल क्या होता है, और कैपिलरी की जो फिनोमिना होती है वो किसके कारण पाई जाती है। अब बारी बारी से हम लोग इन दोनों का एनालिसिस करेंगे, एक कैपिलरी राइज का फार्मूला क्या होता है, कैपिलरी फॉल का डिप्रेशन का फार्मूला क्या होता है, और कैसे आता है, इसके बारे में हम डिटेल चलते हैं। चलिए, तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे, पहला कैपिलरी राइज का फार्मूला। क्या होता है कैपिलरी राइज का फार्मूला, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपको मैं बताया हूं कि एडहेसिव कोहेसिव से जब ज़्यादा हो तो कैपिलरी राइज होगा, और एडहेसिव कोहेसिव से ज़्यादा किसके लिए होता है, वाटर के लिए होता है। तो हम एग्जांपल आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए एक फिगर द्वारा। आप क्या करिएगा, एक कंटेनर लीजिएगा, इस कंटेनर में आप वाटर ले लीजिएगा, और इसमें एक कैपिलरी ट्यूब आप ऐसे वर्टिकली हेल्ड कर दीजिएगा, और सपोज करिए इस कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से इसका जो रेडियस है वो सपोज करिए स्मॉल आर, ठीक है, और इसका जो डाया है वो आपको मान लेते हैं स्मॉल डी। ध्यान दीजिएगा, डाया इसका रेडियस स्मॉल आर मान लिए और डाया स्मॉल डी मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब ये इसके संपर्क में आएगा तो तुरंत यहाँ पर, जैसे यहाँ पर संपर्क में है तो ये ऐसे अवतल बन जाएगा, यहाँ पे संपर्क में है तो यहाँ अवतल बन जाएगा, उसी प्रकार यहाँ भी संपर्क में होगा तो ये भी ऐसे अवतल आपका बनेगा। और मैं कल आपको बताया था कि जहाँ कहीं भी ऐसे अवतल सरफेस बनेगा या उत्तल होगा तो सरफेस टेंशन इसके टेंजेंशियली वर्क करता है। तो यहाँ पर भी आपका जो सरफेस टेंशन होगा वो ऐसे आपका टेंजेंशियली वर्क करेगा। अब टेंजेंशियली वर्क करेगा तो आपको बताए थे इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स आर जनरेट होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, नहीं तो ये आपका जो है सरफेस टेंशन टूट सकता है या अनबैलेंस हो जाएगा। तो अनबैलेंस संभव नहीं है। तो होता क्या है, ये जब ऊपर की तरफ रिजल्टेंट काम करता है तो इसी रिजल्टेंट की वजह से ये ऊपर वाटर उठता चला जाता है। अब कहाँ तक ऊपर जाएगा, क्या ये इनफाइनाइट उठता जाएगा? तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक ये फोर्स बैलेंस न हो जाए। अब बैलेंस कैसे होगा इसको ध्यान से समझिए। हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं और यहाँ पे वाटर को जो है कुछ ऊपर ले जाते हैं।
अब वाटर जब ऊपर जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाटर जब ऊपर जाएगा तो इसको ले जा कौन रहा है, ये सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट। तो जब ये ले जाएगा तो जाहिर सी बात है वाटर का अपना कुछ वेट होगा। तो जब इस फोर्स की वैल्यू इस कैपिलरी ट्यूब में जितना राइज हुआ है वाटर, उसके वेट के जब बराबर हो जाए, जहां बराबर हो जाता है वहीं पे वो रुक जाता है। तो सपोज करिए हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि इतना दूर ये वाटर ये कैपिलरी राइज हुआ सरफेस से। सपोज करिए इसकी जो हाइट है वो आपका कितना है, स्मॉल एच। तो सपोज करिए स्मॉल एच हाइट ये वाटर ऊपर चला गया। अब स्मॉल एच ऊपर चला गया तो अब इसका जो अब यहाँ पे सरफेस टेंशन सिग्मा है और इनका रिजल्टेंट ऊपर होगा ही होगा। तो अब इनके रिजल्टेंट का जो मान है इस वेट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रुक गया है और अभी मैं आपको बताया हूँ कि ये तब तक ऊपर चला जाएगा जब तक कि रिजल्टेंट का मान इसके वेट के बराबर न हो जाए। तो जाहिर सी बात है रुक गया है, अर्थात इनके रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो इस लिक्विड के वेट के बराबर हो गया है। चलिए, तो आई होप जो है कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैपिलरी राइज करता है, ये बात समझ में आया। अब इसका मान कैसे निकालते हैं एच का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे। यहां देखिए इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां भी इक्विलिब्रियम कंडीशन हम स्थापित कर रहे हैं। क्या होगा, फोर्स ड्यू टू या रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, लिख लीजिएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ राइज लिक्विड या वाटर। ठीक है, ये आपका कंडीशन बनेगा, अर्थात अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन वो इस वाटर के वेट के बराबर होगा, तब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा फार्मूला मिलेगा। चलिए हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। यहाँ पे इसको यदि देखा जाए तो आपको ट्यूब में पूरा एक सर्कल बनेगा। तो इस सर्कल को हम यहाँ पे, ये जो सर्कल बन रहा है इसको हम यहाँ पे लेते हैं, दिखाते हैं। तो आप इसको देखेंगे क्या, आपको कल मैं बताया था ये जो एंगल है इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट एंगल। तो ये जा कर के ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे आमने सामने के कोड। अब जब इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा तो ये इधर आ जाएगा आपका सिग्मा साइन थीटा और इधर भी आ जाएगा आपका सिग्मा साइन थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो काम करेगा वो सिग्मा कास थीटा, यहाँ भी काम करेगा सिग्मा कास थीटा। तो हम क्या किए हैं, इसके सरफेस के किसी एक पॉइंट पे रिजॉल्व किए हैं। ऐसे हर एक पॉइंट पे रिजॉल्व होगा। तो हर एक जब पॉइंट पे रिजॉल्व होगा बेटा तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ भी आएगा सिग्मा कास थीटा, इसी तरह यहाँ भी आएगा सिग्मा कास थीटा, इसी तरह यहाँ भी आएगा सिग्मा कास थीटा, इस तरह यहाँ भी आएगा सिग्मा कास थीटा। तो ये जो है आपका हर जगह ऊपर की तरफ आपका सिग्मा कास थीटा फोर्स लगेगा। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है हर तरफ चारों तरफ से सिग्मा साइन थीटा आएगा, जो एक दूसरे को क्या कर देगा, जो है एक दूसरे को काट देगा और इनका प्रभाव जो हो जाएगा वो निरस्त हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा वो फाइनली कितना बचेगा, सिग्मा कास थीटा। यानी ऊपर की दिशा में जब जो फोर्स लगेगा पूरा ये एक साथ वो सिग्मा कास थीटा लगेगा। और वो सिग्मा कास थीटा कितने दूर में लग रहा है, ये देखिए, ये जो सिग्मा कास थीटा जो लग रहा है वो कितने दूर में लग रहा है बेटा, क्योंकि फोर्स लेना है और ये अभी हमारा सरफेस टेंशन है। तो आपको बताए थे सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। तो चूंकि फोर्स बराबर क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो अभी तक तो हमारा क्या मिला है, सरफेस टेंशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सरफेस टेंशन सपोज करिए सिग्मा है, तो सिग्मा है, सॉरी सिग्मा का नहीं होकर के कितना है, सिग्मा कास थीटा और इनटू कितने एरिया में लग रहा है, पूरे सरकमफरेंस में, परिधि में। तो परिधि का मान कितना होता है बेटा, पाई इंटू डी।
अब बात आती है वेट ऑफ राइज वाटर, यानी कितना वाटर राइज किया उसका वेट हमको निकालना है। तो वेट का फार्मूला क्या होता है ये अभी आपको मैं बताया था। जैसे स्मॉल w बराबर कैपिटल W अपॉन v, ये फार्मूला मैं आपको बताया था कि यूनिट वेट बराबर वेट अपॉन वैल्यूम। तो वेट निकालना है तो यूनिट वेट में वैल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यूनिट वेट बराबर क्या होता है रो जी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रो इंटू जी इंटू वी वैल्यूम। तो वैल्यूम कैसे निकलेगा बेटा, π/4 d स्क्वायर इंटू एच। तो हमको h का मान निकालना है, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, d से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझिएगा। तो बाकी फार्मूला h का क्या मिला बेटा, 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन यहाँ से आ जाएगा रो जी और यहाँ से आ जाएगा डी। तो ये आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला सामने निकल के आया। कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट ये फार्मूला ही पूछ दिया जाता है कि ये फार्मूला जो है क्या है। यहाँ पे कभी 2 कभी 4 कभी जो है 8 दे देगा, घुमा फिरा के आपको कभी r दे देगा, तो ऐसे कर करके देता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट ये याद रखना है। कभी कभी इसी को रेडियस के फॉर्म में, तो यहाँ पे बेटा d है तो यहाँ पे 2r हम लोग पुट कर दें तो एक 2 से ये कट जाएगा, तो इन टर्म ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा 2 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये आपके कैपिलरी राइज का फार्मूला आपके सामने निकल के आया। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अभी तक आपने क्या देखा, कैपिलरिटी किसे कहते हैं, कैपिलरिटी किसके किसके कारण पाई जाती है, और फिर कैपिलरिटी में वाटर जब ऊपर जाता है तो उसे कैपिलरी राइज कहते हैं, जब नीचे आता है तो उसे कैपिलरी फॉल कहते हैं। कब कैपिलरी राइज होगा, कब कैपिलरी फॉल होगा, ये इसके बारे में हमने आपको बताया। अब इसी में थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन कभी गुप्तन गुप्ता में पूछा है या आपके जो है खुरमी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे इसी में हम इसी को कुछ इस तरह देगा, जैसे हम आपको बताए थे प्योर वाटर और ग्लास के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री रख दिया जाए तो काश 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और रोजी को एक साथ हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल w। और फिर एक बात मैं आपको बता दूं, इसी को सॉइल मैकेनिक्स में किससे लिखते हैं बेटा, गामा से। तो हम लोग इसके जगह पे यदि गामा पुट कर दें और थीटा की जगह पे क्या पुट कर दें 0, तो हमारा कैपिलरी राइज का एक और फार्मूला क्या आता है बाबू 2 सिग्मा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा गामा और यहाँ हो जाएगा r। तो ये भी फार्मूला कहीं कहीं एग्जामों में आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ से एक बात और एक्सप्रेशन समझ में आती है कि यदि 2 सेम लिक्विड हैं तो पूछा जाए क्या 2 कैपिलरी ट्यूब है और सेम लिक्विड में डुबोई जाती हैं, तो पूछा जाए किस में ज़्यादा कैपिलरी राइज होगा, किस में कैपिलरी राइज कम होगा। तो वो डिपेंड करेगा किस पे बेटा, रेडियस पे। यानी रेडियस ज़्यादा है तो कैपिलरी राइज कम होगा, अर्थात कुछ कम ऊपर जाएगा, और रेडियस जब ज़्यादा है तो रेडियस जब ज़्यादा है तो आपका कम ऊंचाई जाएगा, और रेडियस जब कम होगा तो और हाइट मिलेगा, अर्थात कैपिलरी राइज हमको ज़्यादा मिलेगा। तो आई होप इतने फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। इसको 2-3 तरीके से आप यूज कर सकते हैं, 2 के रूप में, 4 के रूप में या इसके रूप में। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग कैपिलरी फॉल का फार्मूला देखते हैं कि कैपिलरी फॉल का फार्मूला क्या होता है। तो अभी तक आपने कैपिलरी राइज का फार्मूला देखा। अब आगे हम लोग इसका सेकेंड फार्मूला देखते हैं, कैपिलरी फॉल। कैपिलरी डिप्रेशन। देखिए फार्मूला तो एकदम बिल्कुल सेम होता है, चाहे वो कैपिलरी फॉल का हो और चाहे वो कैपिलरी राइज का हो, लेकिन जो प्रूफिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला की बात करें तो आप फार्मूला एकदम बिल्कुल वही सेम याद कर लीजिएगा, H बराबर 4 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी डी, या रेडियस के फॉर्म में 2 सिग्मा कास थीटा अपॉन रो जी आर। ये दोनों फार्मूला आप कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन के लिए भी याद कर लीजिएगा। अर्थात एक ही फार्मूला याद कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, केवल थीटा की वैल्यू चेंज करनी है। लेकिन अब ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या किए थे, वाटर लिए थे, तो वाटर में आपको बताए थे कॉनकेव बनता है, कॉनकेव वजह से सरफेस टेंसर का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ काम करता है, जिससे बैलेंस करने के लिए वाटर ऊपर चढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पढ़े होंगे कि यही हम लोग
पारा ले ले, अब पारा ले लें और इसमें कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट कराएं, कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करें तो ये जो वाटर का सरफेस होगा ये ऊपर ना जाकर के नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस हमारा बनता है वो कुछ आपका कॉन्वेक्स बनता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स बनेगा। तो जब कॉन्वेक्स आपका यहाँ पर बनेगा बेटा, तो कॉन्वेक्स बनने के बाद जो सरफेस टेंशन जो काम करेगा वो कहाँ काम करेगा? नीचे। अर्थात इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कहाँ चाहिए? ऊपर की तरफ। अब फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए तो होता क्या है, रिजल्टेंट पहले इसको दबाता है, अर्थात इस वाटर को क्या करेगा, या इस पारे को क्या करेगा? दबाएगा। और ये तब तक दबाएगा जब तक कि नीचे से फोर्स उसको बैलेंस ना कर ले। बैलेंस कौन करेगा? ये बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। सपोज करिए यहां पे आ करके आपका पारा रुक गया, तो यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन इधर काम करेगा नीचे की तरफ सिग्मा, और इधर काम करेगा यहाँ पे जो है ये सिग्मा। अब इसका रिजल्टेंट नीचे काम कर रहा है, तो यहाँ का जो इतना दूर है आपका ये H, ये कहलाएगा कैपिलरी डिप्रेशन। तो हम लोग इस पॉइंट की यदि बात करें तो इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, तो ये आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जब कहीं कोई भी वाटर या लिक्विड या पारा कोई भी लिक्विड होता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर काम करेगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ पे H हाइट के कारण जो प्रेशर होता है वो आपका मिलता है रो जी एच, यदि हाइट H है तब। तो जब प्रेशर रो जी एच होगा तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा एक फोर्स काम करता है जिसको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं या टोटल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। टोटल प्रेशर यानी टोटल प्रेशर जो है इसके वजह से जो फोर्स काम करेगा वो टोटल प्रेशर होगा, और यहाँ अपन आ जाएगा एरिया। तो टोटल प्रेशर अपन एरिया बराबर होता है प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी रो जी एच। तो इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स काम करेगा जो सरफेस टेंशन के रिजल्टेंट को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो फिर वही इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको लगाना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपका सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स था रिजल्टेंट फोर्स, वो अब वाटर के वेट को यहाँ पर बैलेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर ऊपर नहीं गया है। यहां पे क्या करेगा? यहां पे जो इस लिक्विड का जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है अर्थात टोटल प्रेशर है उसको ये बैलेंस करता है। ठीक है, तो हम यहां पे एक लाइन लिख देते हैं इसको, ये फार्मूला तो आप लिखे ही होंगे, यहां पे फिर हम बता देते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन force due to surface tension या रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल टू टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे फिर वही फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? फिर वही आप इसको यहाँ पे सर्कल बनाओगे, फिर इसको आप यहाँ पे तोड़ोगे तो ये आएगा सिग्मा साइन थीटा, और फिर नीचे आएगा आपका सिग्मा कास थीटा, क्योंकि अब ये एंगल जो होगा वो आपका थीटा मिलेगा। ये कर लीजिएगा आप लोग। तो सिग्मा कास थीटा आपके पूरे परिधि पे होगा, और ये आपका सरफेस टेंशन है तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो सरफेस टेंशन इनटू फिर उसी में काम करेगा पाई डी, और बराबर जो हाइड्रोस्टैटिक आपका प्रेशर की वजह से होता है तो दाब बराबर क्या होता है बाबू? बल बटे क्षेत्रफल। तो आपको बल चाहिए तो बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहाँ H हाइट के नीचे कोई पॉइंट है तो उसका जो प्रेशर का मान होगा वो होगा आपका रो जी एच, जहाँ रो जो है उस यहाँ पे जो रो है वहाँ पे रो दोनों अलग अलग है। जैसा लिक्विड होगा उसका ये डेंसिटी हो जाएगा, याद रखिएगा। इनटू एरिया क्या होगा बेटा? सर्किल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो बात घुमा फिरा करके वही है, यहाँ से भी पाई से एक पाई कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और H का जो फार्मूला आ जाएगा बेटा फिर वही आ जाएगा 4 सिग्मा कास थीटा
अपॉन रो जी डी। तो आई होप आपका कैपिलरी चाहे राइज का फार्मूला हुआ चाहे कैपिलरी फॉल का फार्मूला हुआ, ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतनी चीज़ें आपको कैपिलरी में पढ़नी है। पहला क्या है, एक जल्दी से हम दोहरा देते हैं कि जब किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में हम वर्टिकली हेल्ड करते हैं तो उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर का जो वाटर लेवल होता है वो बाहर की अपेक्षा या तो ऊपर चला जाता है या तो नीचे चला जाता है। जब यही वाटर ऊपर चला जाता है तो उसे कैपिलरी राइज कहते हैं, जब वही नीचे चला आता है लिक्विड तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी फॉल। ये बातें आप समझ में आ गया। अब कैपिलरिटी किसके वजह से होती है, स्टार करके बताए थे। पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैपिलरिटी की फिनोमेना किसी लिक्विड में सरफेस टेंशन के कारण होती है। या आपको इसी को दूसरे तरह से ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा कि किसी लिक्विड में कैपिलरिटी की जो फिनोमेना होती है वो कोहेशन एडेशन दोनों के कारण होती है, किसी एक के कारण नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। फिर हम आपको बताए हैं कि जब थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री से आपका कम होगा तो एडेशन का मान कोहेशन से ज़्यादा होगा, ये मैं आपको बताया था। अर्थात वहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, कॉनकेव बनेगा। और जब कॉनकेव बनेगा तो सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ काम करेगा, जिसकी वजह से हमको कैपिलरी राइज मिलेगा। और जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा तो उस समय एडेशन का मान जो होगा वो कम होगा, किसकी अपेक्षा, कोहेशन की अपेक्षा। तो हमारा जो सरफेस बनेगा, जो लिक्विड का सरफेस बनेगा वो आपका बनेगा कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स होगा तो जो सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, इसलिए जो हमारा क्या मिलेगा, कैपिलरी फॉल मिलेगा या कैपिलरी डिप्रेशन मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए, तो और उसके बाद क्या आपको बताए थे, कैपिलरी राइज का फार्मूला जो होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपन रो जी डी, और यही फार्मूला उसका भी होता है। आप ये फार्मूले से ही देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब थीटा की वैल्यू आप एक्यूट एंगल रखेंगे, 90 डिग्री से कम रखेंगे तो आपका एच का मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और जब आप टूस रखेंगे, अधिक कोण रखेंगे, इसका मान मिलेगा निगेटिव। निगेटिव ये शो करता है कि ये ऊपर न जाने के बजाय कहाँ आता है, नीचे आता है। और जिसमें ऊपर जाएगा इसके बारे में बता दिया था, उसका एग्जाम्पल वाटर होगा, और जिसमें नीचे आएगा वो आपका मरकरी है। ठीक है, तो आई होप कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरिटी किसे कहते हैं, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है उस पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए उसको। तो अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान से समझिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संपीड्यता। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जो है इसका फार्मूला आपसे पूछ देता है, इसकी यूनिट पूछ देता है, क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा जो है जो है टफ नहीं है, बहुत इजी है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब दबाने से होता है। आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा, कैसे फिर एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे जब किसी पदार्थ को हम प्रेशर बाहर से लगाएं या इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, और कंप्रेसिव फोर्स लगाएं और इसके वॉल्यूम में डिक्रीजिंग होती है। कभी भी कंप्रेसिबिलिटी की परिभाषा दीजिएगा तो चेंजिंग की बात मत करिएगा, सीधे कमी की बात करिएगा। यानी जब किसी पदार्थ पे बाहरी दाब लगाकर या फोर्स लगाकर उसके आयतन में कमी करते हैं, तो यदि आयतन में कमी है तो कहेंगे उसमें इसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। किसकी प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी की। और एक बात और बता दें, जैसे एक कोई पदार्थ ए है, ये कोई पदार्थ बी है, यदि हम इस पे उतना ही फोर्स लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स, जितना इस पे लगाएं, दोनों पे प्रेशर सेम लगाएं, ए के वैल्यू में ज़्यादा कमी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बी, और बी अर्थात बी की तुलना में ए के आयतन में ज़्यादा कमी हो गए, तो हम कह सकते हैं ए में कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी अधिक है, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आप लिख लीजिए, परिभाषा हम बता दे रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। कंप्रेसिबल दबा करके उसका आयतन को क्या करना, कम करना, और आयतन कम हो रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण या किसी भी लिक्विड हो या कोई भी आपका गैस हो, लिक्विड गैस सॉलिड तीनों में यह पाया जाता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इस पे बाह्य दाब लगाकर, ध्यान से समझिएगा, परिभाषा लिखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इस पर बाह्य दाब लगाकर उसके आयतन में कमी किया जा सकता है, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा समझ, इसकी मैथमेटिकल परिभाषा क्या देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ के बल्क मॉडुलस, आगे आपको जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, या आप लोग पढ़े होंगे बल्क मॉडुलस क्या होता है। 3 तरह के मॉडुलस हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़े होंगे, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है,
तो किसी पदार्थ के बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को, यानी किसी पदार्थ का बल्क मॉडुलस का जो व्युत्क्रम होता है उसको भी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। तो हम लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1 बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? के से। तो दो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। पहली डिफिनीशन क्या लिख लेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य दाब लगा करके उसके आयतन में कमी किया जा सकता है। दूसरी परिभाषा क्या आप लिखेंगे? किसी पदार्थ के बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रम को, रेसिप्रोकल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। अर्थात क्या फार्मूला बनेगा बेटा? बीटा बराबर 1/k। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग के का फार्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है के बराबर? यानी किसी पदार्थ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, वो सपोज करिए आपका dp है, और उसके वैल्यूम में जो चेंजिंग हुआ वो dv है, और विथ रिस्पेक्ट टू v, अर्थात इसको कहते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या? बल्क मॉडुलस। ये फार्मूला है आपका के का। तो अब इसको जब हम लोग बल्क मॉडुलस, इसमें कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में इसको जब हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं माइनस। अभी आगे यहाँ पे न लगा करके यहाँ देख लेते हैं। जब इसमें पुट करेंगे, इसका जब इसका 1/के उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। तो बीटा का जो फार्मूला आ जाएगा बेटा वो dv/v और अपान dp आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीटा का 1 बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस इतना है कि इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो फार्मूला क्या आया आपका बेटा? dv/v इंटू dp। ये फार्मूला आपके सामने आया, लेकिन हम लोग यहीं पे यूज करते हैं माइनस साइन। माइनस अक्सर आप फार्मूला जब पढ़ेंगे इस कंप्रेसिबिलिटी का तो उसमें निगेटिव साइन आपको यहाँ दिया होगा। अब कोई पूछे निगेटिव साइन का मतलब क्या है? निगेटिव साइन केवल यही शो करता है कि इस मटेरियल के वैल्यूम में डिक्रीजिंग हो रही है, अर्थात जिस पदार्थ पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं उसके आयतन में कमी हो रही है। तो केवल कमी को शो करता है, बाकी यहाँ माइनस से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिलहाल ये समझ में आ गया। dv क्या है? चेंज इन वैल्यूम। v क्या है? इनिशियल वैल्यूम। और dp क्या है? उस पदार्थ पे लगाए गए प्रेशर में चेंजिंग। तो कितना प्रेशर आप चेंज करते हैं तो कितना उसका वैल्यूम चेंज होता है। अब यही देख लीजिए, माइनस मतलब कमी। तो जितना ज़्यादा इसके आयतन में कमी होगा, बात समझिएगा, उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू होगी। अर्थात जितना ज़्यादा आयतन में कमी उतना ज़्यादा उसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट आप नीचे लिख लीजिएगा। यूनिट आप इसकी यूनिट पढ़े होंगे, ये दाब हो या प्रतिबल हो, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये चूंकि एक स्ट्रेन है, विकृति है, तो विकृति जो होती है वो यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो के की यूनिट होगी इसके यूनिट के बराबर होगी। अतः के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल कहते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बताइए इसी का जो जस्ट अपोजिट है या रेसिप्रोकल है वो बीटा है। तो बीटा की यूनिट क्या होगी? लिख देते हैं यूनिट ऑफ बीटा। तो हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर प्रति किलो न्यूटन या मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, आप जो भी लिख सकते हैं। तो ये आपका यूनिट याद रखिएगा, या आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई होप फार्मूला ये आपको समझ में आया। लेकिन आपके कंपटीशन में यही चीज़ जो बीटा का मान है वो चेंज इन वैल्यूम के टर्म में न दे करके कुछ ऑब्जेक्टिव की बुक में इसी को डेंसिटी के टर्म में पूछ देता है कि यही फार्मूला डेंसिटी के टर्म में क्या होगा। तो डेंसिटी के टर्म में हम आपको फार्मूला प्रूव करके बताते हैं। यही फार्मूला डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, इसको आप याद रखिएगा, बीटा बराबर dv/v। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं डेंसिटी के टर्म में क्या फार्मूला होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो फार्मूला क्या हमको बीटा का मिला बेटा? यहाँ पे माइनस dv/v dp, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इसी को डेंसिटी के टर्म में कैसे प्रूव करेंगे? तो हम आपको शुरू में ही बताते, सबसे पहले जो फार्मूला होता है, सबसे पहला रो इज इक्वल टू m/v, अर्थात डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। ये फार्मूला आपने पढ़ा था।
तो जब हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो इस बॉडी पे प्रेशर लगा करके इसको हम लोग दबा रहे हैं, तो दबा दें चाहे इसको बढ़ा दें, वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में हम हमेशा वॉल्यूम नहीं, मास को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो मास जब कांस्टेंट होगा तो सूत्र क्या मिलेगा, रो भी बराबर मास, और मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट है। मास को कांस्टेंट कब रखेंगे, जब किसका एनालिसिस करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी का। तो अब ये आपका एक जनरल टर्म आया, किसमें रिलेशन हो गया बेटा, डेंसिटी और वॉल्यूम में। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा बाबू, रो इंटू डी वी प्लस भी इंटू डी रो, या मैथ में पढ़े होंगे, और कांस्टेंट का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0। तो यहाँ से जब हम प्रूफ करेंगे बाबू, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा रो डी भी बराबर माइनस भी डी रो। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस डी भी अपान भी इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा डी रो अपान रो। ये आप समझ गए होंगे। अब इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस की जगह पे एक साथ हम रखेंगे तो ये फार्मूला आपका किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो बीटा बराबर आपका आ गया प्लस डी रो अपान रो इंटू डी पी। तो ये दो फार्मूले हैं आपके बीटा के, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इसका क्या मैथमेटिकल फार्मूला होता है, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं और इसकी क्या यूनिट होती है। एक बात आपको मैं बता दूं, आगे आपका काम आएगा। जैसे पूछता है कि कौन ऐसा द्रव है जो इनकम्प्रेसिबल है, जैसे हम वाटर की बात कर दें, पूछता है कि वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है कि कंप्रेसिबल होता है, या कंप्रेसिबल है तो कितना पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो जब हम डाटा चेक करते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, तो इस वाटर के लिए जो के की वैल्यू होती है, बल्क मॉडुलस का मान, ये 2000 MPa से लेकर के 2200 MPa तक इसका मान हमको मिलता है। कहीं कहीं 2000 MPa दिया है, कहीं 2200 MPa दिया है। ये वैल्यू आपको वाटर के का मान, के मतलब बल्क मॉडुलस। अब बीटा का मान निकालते हैं कितना आता है, क्योंकि किसी भी मटेरियल के लिए बीटा की वैल्यू जितने ज़्यादा है उसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी उतना अधिक है, और बीटा जितना कम है कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी उतनी ही कम है। तो अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा का जो मान होता है बेटा, वो के का रेसिप्रोकल, तो 1 अपान के हो जाएगा, और के का जो मान होगा वो 1/2, इसको रख लेते हैं, देख लीजिए। अब परसेंटेज में व्यक्त करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे बेटा ये आपका, तो 0.05%, ये लगभग इतना आएगा, और ये लगभग 0 के बराबर है। तो आप देखें हैं बीटा 0 है, बीटा 0 होने का मतलब समझ रहे हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल की श्रेणी में रखा जाएगा। अर्थात जो वाटर होता है ये आपका लगभग है, तो वास्तव में कंप्रेसिबल कुछ भी माना है, कह तो सकते हैं कंप्रेसिबल है, लेकिन गणना को आसान बनाने के लिए हम लोग पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में मैक्सिमम जगह जब आपको जो है एनालिसिस करना होगा तो इस वाटर को आइडियल फ्लूइड के रूप में लेके चलते हैं। आइडियल फ्लूइड का मतलब उसको इनकम्प्रेसिबल माना जाता है। तो एक बात और याद रखिएगा, आगे मैं डिस्कशन करूंगा आइडियल फ्लूइड क्या होता है। फिलहाल यहाँ आपको बता दें कि वाटर का जो कंप्रेसिबिलिटी का मान होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको इनकम्प्रेसिबल की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो आई होप कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं आज आपको यही दो प्रॉपर्टी इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। अब अगले लेक्चर में हम आपको लेकर के आएंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलते होंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलिएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि नोट्स आपको बना लेंगे तो आप 90% ऑब्जेक्टिव, खुद मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव आपके हो जाएंगे। हाँ, रही बात आपके न्यूमेरिकल्स की, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की, तो मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा उसका पर्टिकुलर, और उसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग सकुशल रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।